नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। मंदिर परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन आज से प्रारंभ। राष्ट्र आज 2001 की संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। G7 देशों ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर आक्रमण होने की स्थिति में रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत के चंदीप सिंह ने इस्तांबुल में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरने से पहले 3 दिन के पृथकवास में रहना होगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 35वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का नए स्वरूप में पुनरुद्धार किया गया है। श्री मोदी दोपहर बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा। इसमें 3000 से अधिक साधु संत और गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है और सभी से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है। श्री मोदी काल भैरव मंदिर भी जाएंगे और शाम को गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में किया गया है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखी थी। मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहाँ आता था
कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो, वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। परियोजना को इस ढंग से तैयार किया गया है कि श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकें। परियोजना के पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना को तैयार करने में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की सुविधाजनक यात्रा का विशेष ख्याल रखा गया है और इसके लिए रैंप, एस्केलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के शुभारंभ से पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। एक बार फिर खड़ी हुई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर समर्पित करेंगे। संकल्प से सिद्धि का ये दौर आपके सामने मात्र 5 वर्षों में पूरा हुआ। जो 250 साल तक कोई नहीं कर पाए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है। इससे बनारस में जहाँ एक और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी दुनिया भर में दिखाने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को भारतीय संस्कृति के लिए गौरव का दिन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ मंदिर अपना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव पुनः प्राप्त कर रहा है। एक अनुपम और दुर्लभ क्षण काशीवासियों को पूरे देश से पधारे पूज्य संतों की उपस्थिति में पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुजनों को देखने सुनने को प्राप्त होगा। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। ये हम सबका सौभाग्य है। एक पूरी परिकल्पना को साकार होते हुए हम सभी देख पा रहे हैं और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य संतों का, आगंतुक अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार है। मुख्य कार्यक्रम स्वर वेद महामंदिर में कल आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग के वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्रियों समेत असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सुशासन की पद्धतियां साझा की जाएंगी। सम्मेलन का आयोजन टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनका वर्षों से फंसा हुआ पैसा पिछले कुछ दिनों में मिल गया है। ये राशि 1300 करोड़ रुपए से अधिक है। कल नई दिल्ली में बैंक जमा राशि बीमा समारोह श्री मोदी ने कहा कि जमाकर्ता प्रथम की भावना ही सार्थक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश समस्याओं से तभी बच सकता है जब वो समय पर उनका समाधान कर दे। उन्होंने कहा कि पहले समस्याओं को टालने का प्रचलन था, लेकिन आज का नया भारत समस्याओं का समाधान करता है, उन्हें टालता नहीं है। श्री मोदी ने बताया कि पहले बैंक में जमा राशि में से केवल 50,000 रुपए वापसी की गारंटी होती थी, जो बाद में 1 लाख रुपए हो गई। इस राशि की वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की चिंताओं को समझते हुए सरकार ने ये राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया, इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। लोकसभा में आज स्वापक औषधि और मादक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सहायता के लिए आज से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत कर रहा है। ये हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध रहेगी। ये सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध रहेगी। राष्ट्र आज 2001 में आज ही के दिन आतंकी हमले के दौरान संसद भवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शहीदों को पुष्पांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसद सदस्य और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। एक रिपोर्ट। 20 साल पहले 2001 में आज ही के दिन 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने संसद भवन परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। 30 मिनट तक चले इस आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। संसदीय सुरक्षा सेवा के 2 कर्मी जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 कर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माली देशराज की भी इस घटना में मृत्यु हो गई। पत्रकार विक्रम बिष्ट, जो इस घटना के दौरान घायल हो गए थे, बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी हमले के समय संसद भवन में करीबन 100 सांसद मौजूद थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी बहादुर सुरक्षा कर्मियों के साहस की सराहना की है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि उनका बेजोड़ साहस और बलिदान राष्ट्र सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। मंदिर परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन आज से प्रारंभ। राष्ट्र आज 2001 के संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। G7 देशों ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर आक्रमण होने की स्थिति में रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत के चंदीप सिंह ने इस्तांबुल में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरने से पहले 3 दिन के पृथकवास में रहना होगा। 7 देशों के समूह G7 ने चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में आयोजित की गई थी। कल संपन्न हुई इस बैठक के दौरान G7 के शिष्टमंडल ने यूक्रेन के निकट रूसी सैनिकों की तैनाती की एक मत से निंदा की और रूस को सैनिक पीछे हटाने को कहा। G7 के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति वचनबद्धता की पुष्टि की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम जानकारी देंगे कि कोविड वैश्विक महामारी के बीच भारत कैसे आत्मनिर्भर बनकर उभरा। पिछले वर्ष 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों का उल्लेख भी किया था। ये स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सुशासन, जनसांख्यिकी और मांग। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी हो। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने
करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत। आत्मनिर्भर भारत के दूसरे पैकेज की घोषणा पिछले वर्ष 12 अक्टूबर तथा तीसरे पैकेज की घोषणा 12 नवंबर को हुई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत आज विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है। कोविड महामारी के शुरुआत में जब देश में एक भी पीपीई किट का उत्पादन नहीं हो रहा था, वहीं भारत में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट उत्पादन की क्षमता विकसित हो चुकी है। कोविड नमूने के जांच के लिए जब भारत में प्रारंभ में केवल एक प्रयोगशाला थी, वहीं इसकी संख्या बढ़कर अब 3000 से अधिक हो चुकी है। सरकार ने N95 मास्क, दवाओं और मेड इन इंडिया वेंटिलेटर जैसी आवश्यक उपकरणों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया। इसके अलावा भारत ने कोविड टीका के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता हासिल की है, जिससे भारत को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिली। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तुर्की के इस्तांबुल में 9वीं पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पैरा एथलीट चंदीप सिंह ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चंदीप विश्व स्तर पर इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले पैरा एथलीट हैं। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले मुंबई में 3 दिन तक पृथकवास में रहेगी। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट और 3 एकदिवसीय मैच खेलेगी, लेकिन इस समय केवल टेस्ट टीम ही दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली declares its firm and solemn resolve 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। Proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. ये प्रस्ताव उन लोगों की आकांक्षा था जो संविधान बना रहे थे और बाद में यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। सभा में 16 और 19 दिसंबर के बीच इस प्रस्ताव पर व्यापक बहस हुई। 21 जनवरी 1947 को एक बार फिर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा में प्रस्ताव के उद्देश्यों और संबंधित राजनीतिक संदर्भ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें रजवाड़ों की रियासतों के भारत में विलय के बाद की स्थिति, संघवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे पहलू भी शामिल थे।
विभिन्न चर्चाओं में व्यापक विचार विमर्श के बाद अंत में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सदस्यों को संकेत दिया कि प्रस्ताव पर मतदान करने का समय आ गया है। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा। श्री मोहनलाल सक्सेना ने उसका उर्दू अनुवाद पढ़ा। उसके उपरांत संविधान सभा के सदस्यों ने मतदान किया और सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत की भावी तस्वीर की कल्पना करना था। संविधान कुछ लोगों ने बनाया जो सभा में उपस्थित थे, लेकिन वो प्रत्येक भारतीय का संविधान था। We, the people of India. हम भारत के लोग। संविधान अनेक भारतीयों की आकांक्षा है और ये कहानी इन प्रस्तावों से शुरू हुई थी जो बाद में भारत के संविधान की प्रसिद्ध प्रस्तावना के रूप में सामने आई। आज हम जाने माने गांधीवादी, स्वाधीनता सेनानी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मी चंद जैन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 दिसंबर 1925 को वर्तमान राजस्थान के बहादुरपुर क्षेत्र में हुआ था। युवावस्था में ही लक्ष्मी चंद ने 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बाद में उन्हें 1947 में उत्तरी दिल्ली के किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों के शिविर की जिम्मेदारी सौंपी गई। के उपरांत वे प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए और कई बार योजना आयोग के सदस्य रहे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त रहे, बांधों पर वैश्विक आयोग के सदस्य रहे और भारतीय सहकारी संघ तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सचिव भी रहे। लक्ष्मी चंद जैन देश में पहले सहकारी नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय सहकारी संघ के गठन में कमला देवी चट्टोपाध्याय की सहायता की और इसके सिद्धांत हस्तशिल्प उद्योग में लागू किए। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सचिव के रूप में उन्होंने विकेंद्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा दिया और स्वरोजगार में लगे बुनकरों, बढ़ई और धातुकारों को प्रशिक्षण, तकनीकी सेवाएं और ऋण उपलब्ध कराने के कार्य किए। स्वाधीनता संघर्ष की विरासत को जीवित रखने के लिए लक्ष्मी चंद के प्रयासों के कारण उन्हें 1988 में मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें मरणोपरांत 2011 में पद्म विभूषण के लिए चुना गया, लेकिन उनके परिवार ने ये पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वे राजकीय सम्मान के खिलाफ थे। 14 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में लक्ष्मी चंद जैन का निधन हो गया। महान भारतीय नागरिक और मातृभूमि के प्रेमी को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। इन चारों महानगरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रीनगर में शाम को बादल छा सकते हैं। जम्मू, गिलगित और लेह में मौसम साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonAIR.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण के लोकार्पण की खबरों को अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, काशी विश्वनाथ का भव्य धाम आज विश्व को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगा जल का कलश लेकर गर्भगृह तक पैदल जाएंगे। गंगधार को गंगाधर से जोड़ेंगे। राजघाट से रविदास घाट तक 9 लाख दीप जलेंगे। हिंदुस्तान के शब्द हैं, काशी विश्वनाथ धाम तैयार, घरों में शिव दीपावली मनेगी। बैंक जमा राशि बीमा समारोह में प्रधानमंत्री के बयान को लोकसत्य ने सुर्खी दी है। बैंक डूबने पर महफूज रहेगा पैसा। खाताधारकों को जमा राशि बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की गारंटी रहेगी। हरिभूमि लिखता है, अब 90 दिन में पैसों में होगी वापसी। दैनिक जागरण की अहम खबर है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजी नहीं डालेगी सरकार। इसका कारण न केवल बैंकों में फंसे कर्ज में कमी आई, बल्कि उनकी वित्तीय सेहत में भी सुधार हुआ है।
वीर अर्जुन की बड़ी खबर है, भारत में पांव पसार रहा है ओमिक्रॉन। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी मिले एक एक मरीज। दैनिक भास्कर का कहना है, ओमिक्रॉन के 38 मरीज, इनमें 20 ठीक होकर घर जा चुके, बाकी 18 में से किसी में संक्रमण के गंभीर लक्षण नहीं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सार्वजनिक स्थानों पर खड़े 15 वर्ष पुराने वाहन सीधे कबाड़ में जाएंगे, वाहन मालिक को बाजार भाव से मिलेगा पैसा। दिल्ली में परिवहन विभाग ने नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। जल जीवन मिशन पर राजस्थान पत्रिका का विश्लेषण है, घर घर नल से जल पहुंचाने में पिछड़ गए बड़े राज्य, छोटों ने मारी बाजी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करने के लिए कुंदरा घोषणा किसने की थी? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। मंदिर परिसर का पुनरुद्धार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन आज से प्रारंभ। राष्ट्र आज वर्ष 2001 के संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। G7 देशों ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर आक्रमण होने की स्थिति में रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत के चंदीप सिंह ने इस्तांबुल में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरने से पहले 3 दिन के पृथकवास में रहना होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।